जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिक पंडित के इस पहले शो के साथ पीएसएल 7 के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ राशिद भाई मौजूद हैं, जो लंदन से हमें जॉइन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा जो पहला प्रोग्राम होगा वो लाहौर कलंदर के ऊपर होगा। तो लाहौर कलंदर को डिस्कस करने से पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो उन्होंने पीएसएल 7 में जो उन्होंने एक तब्दीली की है, तो मैं सबसे पहले राशिद भाई से पूछूँगा कि आपके बारे में वो तब्दीली कैसी है? और वो तब्दीली है उनके कप्तान की, कि उन्होंने सुहेल अख्तर को चेंज करके शहनशाह अफरीदी को एक बिल्कुल यंग न्यू कप्तान जो है ना उन्होंने अनाउंस किया है। तो राशिद भाई क्या कहते हैं आप शहनशाह अफरीदी की कप्तानी के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने शो में। तो लाहौर कलंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फेवरेट टीम है। चाहे जो जो भी किसी भी टीम का सपोर्टर हो, मैं खुद भी इस्लामाबाद का सपोर्टर हूँ, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि लाहौर कलंदर अच्छा करें। तो लाहौर कलंदर की मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव मूव है। उन्होंने ऐसे बंदे को कप्तान बनाया है जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और अभी भी रिसेंटली उसने आईसीसी अवार्ड भी जीता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का स्पोर्टिंग कल्चर कुछ इस तरह है कि जब आपके पास प्लेयर बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा नाम हो, लेजेंड हो, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक उसकी अथॉरिटी बन जाती है। तो शाहीन शाह अफरीदी का तो पहले उसका एडवांटेज ये है कि वो ओबियसली दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उनको ये बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो रीसेंट हमने मैचेस देखे, उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखी ऑन फील्ड, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी पॉजिटिव नजर आई। और उससे ये नजर आया कि उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल से जो लाहौर के अंदर एक स्लगिशनेस होती थी रिसेंटली, उनके मैचेस में कई बार वो जीते हुए मैच हार जाते थे। तो ये उनको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होगा कि एक लीडर ऐसा उनको इस साल मिला है। सॉरी, नजर आ रहा है आपको? इट्स ओके। जी, 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 आप कंटिन्यू करें। जी जी। जी, जो दोनों लीडर को मिला है, आई थिंक वो ऐसा है कि ही विल कमांड रिस्पेक्ट ऑन द फील्ड और अपनी परफॉर्मेंस से लीड करेंगे। तो ये दो बड़ी एडवांटेज है उनको। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव मूव है और इसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे आएगा। और अच्छा जो एक और चीज, जी जी, बोलें। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। जी, एक और चीज ये है कि रिसेंटली हमें यह नजर आया कि जो उनकी फ्रेंचाइज है, उनकी टीम है, वो हमेशा ऐसा लगता था कि वो ऑफ द फील्ड इंस्ट्रक्शन से चलती है। तो जैसे सोहेल अख्तर की कप्तानी है रिसेंटली, तो वो उनके पास वो लगता नहीं था इतनी अथॉरिटी है। फील्ड प्लेसिंग के अंदर वो थोड़े कंफ्यूज नजर आते थे। और वैसे भी एक एनिमेटेड लीडर जो होना चाहिए वैसे होते नहीं थे वो। और लग ही रहा था कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है कैप्टनसी। तो अभी शाहीन शाह का ये भी एडवांटेज होगा, वो अपने डिसीजन खुद कर पाएंगे। उनके अंदर एक एबिलिटी है, उनका एक स्टैचर है क्रिकेट के अंदर। तो वो अपने डिसीजन खुद लेंगे। तो ये भी एक बड़ी एडवांटेज है कि वो एक बड़ी क्लैरिटी आ जाती है स्क्वाड के अंदर, टीम के अंदर, कि भाई कैप्टन हमारा है, वो प्लेयर है, परफॉर्मर है। जैसे बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है और उनकी कप्तानी को उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो आई थिंक शाहीन के डेफिनेटली ये शाहीन के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। उसको खुद भी मौका मिलेगा सीखने के लिए, लेकिन उसकी वजह से लाहौर की परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली बेटर होगी। अच्छा, मैं इस पे ये अर्ज करना चाह रहा था कि जब स्टार्ट में ये आइडिया आया ना, तो मैं भी सोच रहा था कि शायद ये बहुत जल्दी होगा कि शहनशाह को कैप्टन जी बना रहे हैं, शायद लाहौर कलंदर के लिए ये ना बेहतर हो, शायद इसकी जगह फखर जमान को मौका दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जब अब हम लॉन्ग रन में देखते हैं ना, तो जिस तरह की शहनशाह पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है कि जो लीडरशिप है ना वो एक बंदे को कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं भी बिल्कुल। लाहौर कलंदर के इस फैसले से अब मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूँ कि ये लाहौर कलंदर का बहुत अच्छा फैसला है। और एक लीडिंग प्लेयर जो पूरी दुनिया में अब लीड कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रों में है, पूरी दुनिया की डिस्कशन में है, तमाम दुनिया के क्रिकेट पंडित उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर ने उसको लीडरशिप का रोल दे के बहुत अच्छा फैसला उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। अच्छा, दूसरा मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, तो काइंडली हमें बाकी शो से बिल्कुल हट के देखा जाए। क्योंकि हमने स्टैट बिल्कुल नहीं डिस्कस करने, ना मतलब हमने उस साइड पे जाना है। हमारा जो इस शो के दौरान फ़ोकस होगा ना, तो वो होगा कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए।
जो सिलेक्शन हो चुकी वो तो अब हो चुकी, लेकिन हम जो मेन फोकस करेंगे वो हम करेंगे कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन लाहौर कलंदर का क्या होना चाहिए, और उसके बाद कौन से प्लेयर्स हैं जो किस उनकी टेक्निक किस कंडीशन में जो है ना ज्यादा सूट करती है। तो इसलिए अगर आप किसी ने स्टैट सुनने बैठना है तो वो शायद हमसे मायूस हो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना वो स्टैट की डिस्कशन जो है ना वो बहुत कम होगी, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादातर हमारी डिस्कशन होगी। उसमें आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है जो बात हम कहेंगे वही कॉम्बिनेशन बेहतर होगा, लेकिन हमारा मोस्टली जो डिस्कशन होगी वो टेक्निकल एस्पेक्ट से होगी। जी राशिद भाई, आप मजीद कुछ आप स्टार्ट करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से क्रिकेट को अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो उसका एक मजा है, वो उसके अंदर एक अट्रैक्शन है। तो आपकी बात सही है कि उसको उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आप बताएं कि उनका जो स्क्वाड है, आपके ख्याल से स्क्वाड कैसा है उनका? देखिए लाहौर का जो स्क्वाड है, अगर उसमें से टोटल देखूं ना, तो जो जैसे आपको पता है, मुझे उनके जो पीडीपी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, मुझे उनके पीडीपी के प्रोग्राम पे बिल्कुल कोई इतराज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। बल्कि मैं समझता हूँ बाकी फ्रेंचाइजीज को भी इनको फॉलो करना चाहिए और उनको भी पावर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। लेकिन जहाँ जाके मुझे इतराज आता है वो मुझे इस चीज पे है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी इस इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट में खेलना डिजर्व नहीं करते। उनकी निस्बत बेहतर प्लेयर हैं जो हमारे ड्राफ्ट के पूल में पड़े होते हैं, वो उधर ही रह जाते हैं। मुझे याद है राशिद भाई, लास्ट टाइम जब अब्दुल्ला शफीक ने ट्वीट की थी और उसने इंतहाई मायूस होकर ट्वीट की थी उस बच्चे ने, और वो पिछले साल भी जो है ना पीएसएल खेलना डिजर्व करता था। तो जब वो मायूस होकर ट्वीट कर रहा था अपने सिलेक्ट ना होने के पीएसएल पे, उस टाइम फिजान और सुहेल अख्तर और इस तरह के मतलब बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे जो मतलब उससे टैलेंट और स्किल्स में बहुत पीछे हैं। तो फिर मुझे उधर जाके मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कोई भी टैलेंटेड बच्चा जो है ना उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो इस दफा भी मुझे लगता है कि 3-4 इनके जो प्लेयर्स है ना वो शायद मतलब जिस तरह आप माज का नाम ले लें, दानियाल से भी बेहतर हमारे पास पेसर मौजूद थे। लेकिन खैर जैसा कि मैंने कहा कि अब वो तो चीजें गुजर चुकी, सिलेक्शन कैसी हुई है नहीं इस पे अब हमें बात कम करनी है। तो मैं ओवरऑल अगर इनके स्क्वाड को देखूं और उनके माजी के साथ मैं करूं तो इस दफा मुझे इनका स्क्वाड काफी पहले की निस्बत बैलेंस लग रहा है। जी, मैं एग्री करूंगा डेफिनेटली। और कुछ सिलेक्शन इनकी काफी अच्छी भी हुई हैं इस दफा। और जैसे मैं और आप दोनों बड़े फैन हैं अब्दुल्ला शफीक के, तो ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम है मेरे ख्याल से। पर्सनली अब्दुल्ला शफीक के लिए बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरह का स्क्वाड सिलेक्शन इनकी लग रही है और जिस तरह इनकी कॉम्बिनेशन बन रही है, तो मुझे लगता है कि वो उसको तकरीबन सारे सीजन खेलना चाहिए और सारा सीजन ओपन करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए भी, उसके लिए भी और लाहौर के लिए भी, कि उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त ब्राइट स्टार बैटिंग टैलेंट हमारा अपना खिलाया है। और अब्दुल्ला शफीक के आने से एक बड़ी एक्साइटमेंट आ गई है इस स्क्वाड के अंदर। तो ये बताएं अली भाई कि आपका क्या टॉप थ्री होगा इनके लाहौर कलंदर के लिए? अच्छा, इनके आपने पूछा कि इनका टॉप थ्री क्या होना चाहिए, उनमें से दो बैट्समैन तो मतलब मेरे नजदीक जो है ना। जी 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 राशिद भाई, मैं दोबारा शुरू करूंगा कि जी जी आपने पूछा कि इनका टॉप थ्री क्या होना चाहिए। तो मेरे नजदीक तो इनके जो टॉप थ्री है दो तो उसमें से फाइनल है, ठीक है, एक अब्दुल्ला जी शफीक और एक फखर जमान। अब तीसरे जी बैट्समैन के लिए इनको इनके पास जो है ना, जब फिल साल्ट जब आ जाएगा तो उसको चूंकि उन्होंने विकेट कीपर के तौर पे खिलाना है, तो मेरे ये जो तीसरा वो जब आ जाएगा तो फिर मेरे ये तीन टॉप थ्री इनके बनते हैं, फखर जमान, अब्दुल्ला जी। तो शफीक और फिल साल्ट। जी जी, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप एग्री ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि फखर पाकिस्तान टीम के अंदर नंबर 3 खेल रहा है, तो उसके लिए शायद अपने लिए बेटर भी होगा कि वो नंबर 3 स्लॉट पे रहे। और हो सकता है कि बेटर इनके लिए कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि ये अब्दुल्ला शफीक और सॉल्ट से ओपन करें और फखर जमान को नंबर 3 पे खिलाएं। और जहां तक ये नंबर 3 टॉप 3 का ताल्लुक है, तो मैं एग्री करूंगा कि ये इनके बेस्ट टॉप 3 बनते हैं। अच्छा, इनमें से जो आपने कहा ना मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा। और उसकी रीजन ये है एग्री करने की कि फिल साल्ट जो है ना, अगर आप उसकी खेलने की तकनीक देखें ना
तो वो मतलब फुटवर्क ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता, वो खड़े खड़े खेलता है। वो क्या जी करता है कि बिल्कुल। खड़े खड़े फील्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश करता है, या मिड जी विकेट मारने की कोशिश करता है, या थोड़ा सा रूम लेके ऑफ साइड और कवर में मारने की कोशिश करता है। तो जी जी जब आपके पास इस तरह का बैट्समैन हो ना, तो फिर उसे आपको मैक्सिमम दायरा इस्तेमाल करवाना चाहिए। अच्छा, एक तो वो जी ओपनर आ गया। जी दूसरा जो अब्दुल्ला शफीक है, तो वो आपको पता है कि जी टेक्निकल मतलब साउंड प्लेयर है। अब अब्दुल्ला जी शफीक के साथ आपको ये होता है कि अगर दूसरी टीम में से कोई बॉलर आके पहले ओवर्स में मोहम्मद आमर है या हसन अली है, या बाकी टीम्स में जिस तरह अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी एक उनका जो लेफ्ट आर्म रोस्टोपली जो है, ये वो बॉलर है जो स्विंग बॉलर है। तो जी अगर इस तरह का कोई बॉलर आके पहले दो चार जी ओवर में सीम करता है, तो सीम बॉलर को खेलने के लिए आपके पास प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए। तो वो अब्दुल्ला शफीक है। जी लेकिन अब्दुल्ला जी शफीक का एक ये भी फायदा है कि उसके पास जी कट और उसके पास पुल बहुत अच्छी है। तो ये दोनों बैट्समैन मैं समझता हूँ कि जी लाहौर कलंदर के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन हो गए। अच्छा, नंबर तीसरे जी 3 नंबर पे मैं समझता हूँ कि 3 नंबर एक तो बड़ा प्रेशर वाला नंबर भी होता है कि जब विकेट गिरती है। जी दूसरा, मोस्टली टीम्स के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग स्पिनर है। वो क्या जी करेंगे कि वो ना फर्स्ट चेंज पे उनको लेके आएंगे। तो उस टाइम मैं समझता हूँ वो मैचअप बनता है फखर जमान के साथ वन डाउन। तो इसलिए फखर जमान को मैं भी समझता हूँ कि उसे वन डाउन आना चाहिए, और वो नेशनल टीम में भी जाहिर है, कौमी टीम में भी जाके उसके लिए हेल्पफुल होगा कि उस नंबर पे अगर वो परफॉर्म करता है तो उधर भी वो उसी नंबर पे खेलता है। जी बिल्कुल। जी डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ। तो बाकी मिडिल ऑर्डर जो है वो आपका क्या है? मिडिल ऑर्डर 4 5 6, देखिए इनका 7 जो, भी कर लें, 4 5 6 7। हाँ अच्छा, उसके बाद जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर मेरे पास है, तो एक तो इनका मैं मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे मैं कंफर्म रखूंगा इनके कामरान गुलाम को। क्योंकि कामरान गुलाम में तीन तीन मतलब उसकी गेम में ना कैटेगरीज हैं कि अगर तो जल्दी गिरती है, वो जल्दी क्रीज के ऊपर आता है, तो वो सीम बॉलिंग के ऊपर अच्छा खेल सकता है, वो स्ट्रोक मेकिंग कर सकता है। उसके बाद जी जो जो सॉरी कामरान गुलाम है, उसके बारे में मतलब अभी ये कम लोग जानते हैं कि वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत अच्छा कदमों का इस्तेमाल करता है। जी वो स्पिनर की पिच ऑफ द बॉल पे पहुंच के उनकी स्पिन को न्यूट्रल कर देता है। तो अगर उसे जी स्पिनर के ऊपर अटैक करना पड़े, वो करता है। और तीसरा फिर ये है कि वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर हिटिंग भी कर लेता है। मतलब वो इस तरह का बैट्समैन है कि वो आपके पांचवें छठे सातवें ओवर में आके लेके इनिंग्स को एंड तक लेके जा सकता है। तो इसलिए जी। नंबर 4 पे मैं उसे प्रेफर करूंगा। अच्छा, अच्छा। अब नंबर 5 और 6 पे, 5 पे मैं एक, अगर तो मतलब हमारे पास फॉरनर जो है, अब फॉरनर्स के ऊपर मैं आपसे राय लूंगा कि वो दोनों कैसे बैट्समैन है। अगर वो हो तो वो उनमें से लूंगा। उसके बाद 6 और 7, ये दो T20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है बैटिंग में। मैं हफीज को और विजय को बेसिकली फिनिशिंग का रोल देना चाह रहा हूँ कि हफीज और सही। विजय के पास फिनिशिंग का रोल हो, चूंकि T20 में ये सबसे मुश्किल काम है। और ये हफीज और डेविड विजय, ये लाहौर कलंदर से के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और ये पावर हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके पास जो है ना ये रोल होना चाहिए। दूसरा, अब मेरा एक T20 के बारे में कंसेप्ट है कि T20 में जो परमानेंट नंबर है ना, वो आपके सिर्फ पहले 2 या 3 बैट्समैन के होने चाहिए। मतलब ओपनर्स के, और या उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वन डाउन वाले बैट्समैन का। बाकी जो नंबर्स हैं वो एंट्री पॉइंट के लिहाज से होने चाहिए। एंट्री पॉइंट मतलब कि विकेट किस ओवर में जाके गिर रही है, किस नंबर पे जाके गिर रही है। मतलब अगर जी अगर अगर लाहौर कलंदर बैटिंग कर रही है और विकेट जाके इनकी दूसरी विकेट जाके गिरती है 16वें ओवर में, दूसरी विकेट 16वें ओवर में गिरती है, तो फिर मैं कामरान गुलाम को या मतलब मिडिल में जो लड़का आ रहा है मैं उसे नहीं भेजूंगा। फिर मैं 16वें ओवर में मोहम्मद हफीज को बैटिंग करने भेजूंगा, और डेविड विजय को अगर 17वें में इस तरह जाके इनको बैटिंग के लिए भेजूंगा। तो ये मेरा जो है ना इनका मतलब मैं इस तरह का बैटिंग ऑर्डर चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे चाहूंगा कि जी जो इनके दो लड़के हैं जो मिडिल में हमने रखने हैं, उनमें से फॉक्स फोर्ट है एक का नाम, और दूसरा ये जो ब्रूक्स है, हैरी ब्रूक्स। जी जी। मैं चाहूंगा कि आप इनके ऊपर जो है ना थोड़ी सी बात करें जरा, कि बताएं कि उनकी तकनीक कैसी है, और वो मतलब लाहौर को किस तरह मतलब बैटिंग मिडिल ऑर्डर में क्या वो एडवांटेज दे सकते हैं। देखिए हैरी ब्रुक्स और फॉक्सक्रॉफ्ट दोनों ऑब्वियसली रिलेटिवली न्यू कमर्स हैं इंटरनेशनल सर्किट में। ब्रुक्स का थोड़ा नाम थोड़ा सुनने में आ रहा था रिसेंटली।
अगर आप कंपेयर करें, मैं कंपेयर करूंगा तीनों की बैटिंग टेक्निक को। जैसे हमारे इनके पास फिल सॉल्ट है, ब्रूक है और फॉक्सक्रॉफ्ट है। तो उनमें उनमें जो सबसे ज्यादा जो अच्छी इफेक्टिव हिटिंग टेक्निक जो मुझे लगी वो फॉक्सक्रॉफ्ट की है, क्योंकि जिस तरह वो बॉल के ऊपर आके खेलता है, जिस तरह उसके पास एक जैसे आपने मेंशन किया कि सॉल्ट थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है, हिट मारता है, और ब्रुक का भी इसी तरह भी है कि वो थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी सम टाइम हिट मारने की ट्राई करता है ऑफ साइड पे भी। जो सबसे ज्यादा जो कॉम्पैक्ट और सबसे अच्छी जो टेक्निक है ना, वो मेरे ख्याल से फॉक्सक्रॉफ्ट की है। आई एम नॉट श्योर कि उसको प्लेइंग लेवल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये कि अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछें तो फॉक्सक्रॉफ्ट की टेक्निक काफी अच्छी है। लेकिन इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आया ये लोग जब फॉरेन पिचेस पे खेलने की आदी हैं, जो उनकी होम पिचेस हैं, जब वो हमारी पिचेस पे आके बैटिंग करेंगे जो जो लो एंड स्लो हैं, टर्निंग विकेट्स है, तो क्या मिडिल ऑर्डर में आके ये लोग उस तरह से हिटिंग कर पाएंगे, उस तरह से सर स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनको हैरी ब्रूक या फॉक्सक्रॉफ्ट में से किसी एक बंदे को मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया ये लोग उस तरह से स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर तो ये लोग कर गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर पाए तो फिर शायद समित पटेल एज एन ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में वो बंदा आके वो भी हिट कर सकता है। हालांकि इफ यू आस्क मी माय ओपिनियन तो ही इज पास्ट हिज प्राइम, क्योंकि वो एक जमाने में बहुत ही अच्छे हिटर थे, क्रिकेटर थे, लेकिन अब शायद वो अपनी अपनी जो क्रिकेट थी, प्राइम क्रिकेट, वो खेल चुके हैं। अम, तो जहां तक आपने जो बात की हफीज की, इन एन आइडियल वर्ल्ड तो ये बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता नहीं कि वो नंबर 4 से नीचे खेल लेंगे ये किसी भी लिहाज से। हेलो। जी जी, आपकी जी जी, आप करें आप। जी 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 जी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो नंबर 4 से नीचे खेलेंगे। तो मुझे लगता है रियलिस्टिकली जो इनका 4 5 6 होगा वो, आई थिंक ये लोग हफीज को नंबर 4 पे खिलाएंगे, और कामरान गुलाम नंबर 5 पे आ सकते हैं, और नंबर 6 नंबर 7। अब नंबर 7 तो वो तो डेविड डेविड विसी का पक्का है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली एक ऐसा फिनिशर है जो कि डेफिनेटली यूजफुल होगा। अब नंबर 6 पे इनके पास एक थोड़ा बहुत डायलेमा आ जाता है कि किसको खिलाएंगे, कौन सा बैट्समैन आएगा जो कि आके गेम फिनिश कर सके। जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है कि अगर हफीज एग्री करें कि नंबर 6 पे खेलते हैं तो इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हफीज नंबर 6 पे खेलना पसंद करेंगे या क्या अग्री करेंगे नंबर 6 खेलने के लिए? अच्छा राशिद भाई, इसमें एक चीज है। अब जिस तरह आपने बात की जी कि ये जो दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये लेके आए हैं लाहौर कलंदर वाले, फॉक्सपर्ट, और जी। उसके अलावा दूसरे लड़के का नाम था हैरी ब्रूक्स। हैरी ब्रूक। जी अच्छा, अगर तो ये मतलब लड़के इनमें से कोई परफॉर्म करता है तो फिर तो वेल एंड गुड है ना, जी फिर तो लाहौर 4 फॉरवर्ड के साथ भी जा सकती है। तो जी अगर ये आके पाकिस्तान की पिचेस पे स्ट्रगल करते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा है, मुझे टेक्निकली ज्यादा जी लगते हैं, ठीक है, कि जी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो एशिया के बाहर का, वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट जी में आके और एशिया में एडजस्ट कर जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये सिलेक्शन के बाद तो सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए था, ठीक है, जी कि देखिए मैंने उनकी बैटिंग थोड़ी सी देखी है, वो जिन फास्ट बॉलर्स को मार रहे हैं, अगर स्पिनर्स को मार रहे हैं तो बॉल को टर्न नहीं हो रहा, बॉल रुक के नहीं आ रहा, इधर बॉल रुक के भी आना है और बॉल टर्न भी होना है। तो इसलिए एक तो इनके कामयाबी के चांसेस दोनों नौजवान बैट्समैनों के बहुत कम है, पहली दफा एशिया में आ रहे हैं। अच्छा, इन केस जी अगर ये नहीं चलते तो फिर मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में जो लाहौर के पास एक और भी फिर बैक का ऑप्शन है कि अगर लाहौर 3 फॉरनर के साथ जाता है तो फिर एक मिडिल ऑर्डर में इनकी जगह जो बैट्समैन खिलाना है, आप जिशान अशरफ को अगर वो लेके आते हैं, तो आप क्या समझते हैं, जिशान अशरफ को जी। मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए या फिर उसे टॉप ऑर्डर में एडजस्ट करना पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है जिशान अशरफ वही मैचेस खेलेंगे जब जो फिल सॉल्ट नहीं खेलेंगे, ये मेरा ख्याल है। अगर फिल सॉल्ट ऊपर आके परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो सारा टूर्नामेंट खेल खेल जाएंगे जिन जिन मैचों में अवेलेबल हैं। अगर तो वो लोग अगर 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 फिल सॉल्ट किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर जिशान अशरफ आएंगे और वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होंगी जिशान अशरफ की एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। जिशान अशरफ भी ऑब्वियसली लास्ट ईयर बिफोर काफी हाईली रेटेड थे मुल्तान की तरफ से, लेकिन जितना उनका
जितना उनके बारे में बात थी, जितना उनकी हाइप थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह से उसके ऊपर पूरा उतर पाए। और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो मेरे नहीं ख्याल कि इस कदर जस्टिफाई करती है इतनी हाइप को। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ा किसी को, तो शायद जिशान अशरफ से बेटर ऑप्शन समित पटेल है शायद। अच्छा, अच्छा, समित पटेल के बारे में मैं इस पे ये कहूंगा कि अगर जिशान अशरफ को इन्होंने नहीं खिलाना तो फिर सुहेल अख्तर की तरफ जाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। वो नंबर 6 पे फिर जी बैठ कर सकता है। फिर मैं नंबर 6 पे खिलाऊंगा जी सुहेल अख्तर को, और नंबर 5 पे हफीज को खिलाऊंगा। ठीक है, और नंबर 7 पे फिर मैं डेविड सही। विलियर्स को रखूंगा। नंबर 4 पे मैं कामरान अकमल को रखूंगा। नंबर 3 पे फिर मैं रखूंगा अपना फखर जमान को। ठीक हो गया। अच्छा, जी, फिर मेरा मिडिल। नंबर 4 आप मेरे ख्याल से कामरान गुलाम कह रहे हैं। जी जी, कामरान गुलाम, और नंबर 5 पे जी हफीज, नंबर 6 पे है सुहेल अख्तर, और नंबर 7 पे डेविड विलियर्स। अच्छा, अब मैं जी अब मैं आपको ये करने जा रहा था कि आपने कहा कि समित पटेल। अच्छा, जी मैं समझता हूँ समित पटेल को प्लेइंग 11 में इस कॉम्बिनेशन में एडजस्ट होना उसका मुश्किल है। मैं बताता हूँ कि मेरे मुताबिक उसका मुश्किल क्यों है। उसकी वजह ये है कि देखें, एक तो नंबर 8 पे आपका आ रहा है राशिद खान, वो तो मस्ट खेलेगा। जी जी ठीक हो गया, एक स्पिनर आपका खेलेगा। अब जब राशिद खान खेलेगा ना, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो उसके साथ अब जी आपको बाकी भी मतलब स्पोर्ट्स स्पिनर चाहिए। अच्छा, आपकी प्लेइंग 11 में ही एक जी आप स्पिनर मौजूद है हफीज की शक्ल। ठीक है, 2 स्पिनर हो गए आपके जी पास। तीसरा स्पिनर कामरान गुलाम। ठीक है, कामरान गुलाम, जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम जिन स्पिनर्स के हाथ में सबसे ज्यादा टर्न है ना, जफर गौहर हो गया, या इस तरह के जो स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, कामरान गुलाम मेरे ख्याल में उनमें से एक है जिसके हाथ में नेचुरली ज्यादा टर्न है। और अगर आप ये कहें कि वो बॉलिंग नहीं कर जी रहा, मुझे जो मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ प्लेयर्स को ना बहुत नुकसान उठाना पड़ा है अपने ऊपर ऑलराउंडर का टैग लगवा के। तो वो अपने ऊपर वो टैग नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए शायद उसने बॉलिंग कम की, लेकिन उसके अंदर वो भरपूर टैलेंट है। लेकिन हमने एक और भी चीज देखी है कि बहुत सारे प्लेयर्स जब जो इंटरनेशनल में बॉलिंग नहीं कर रहे होते, जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाते हैं ना, तो फ्रेंचाइज आपको पता है, जब वो आपको खरीदती हैं तो फिर वो आपसे पूरा 100% लेती हैं। मैंने कई मतलब जी बॉलर्स को देखा है, जिस तरह आप आंद्रे रसल को ले लें कि पूरा साल बॉलिंग नहीं करता, जो ही फ्रेंचाइज में जाता है तो बॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि जी इनके पास हफीज भी मौजूद है, कामरान गुलाम भी मौजूद है, और जब ये दोनों स्पिनर, और दोनों अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं ये, जब ये दोनों राशिद के साथ मिलेंगे ना, तो फिर आपको तीसरा स्पिनर खिलाने की मतलब और स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आपको राशिद के साथ प्लेइंग 11 से मिल रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप समद पटेल, क्योंकि समद पटेल की जो बैटिंग है ना, वो अब उस कैलिबर की नहीं रही। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप एक लोकल बैट्समैन, फिर खाऊज ईशान अशरफ आए, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है नीचे, तो फिर वो सुहेल अख्तर जो है ना, वो उसे मैं तरजीह दूंगा उसके ऊपर, समित पटेल के ऊपर। जी जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, आई थिंक सो अपना लाहौर कलंदर वालों के पास तो राशिद खान की शक्ल में ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। वो तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होंगे, हर मैच खेलेंगे, जो भी अवेलेबल होगा वो खेलेंगे। जहाँ तक उनकी बॉलिंग का ताल्लुक है ओवरऑल, तो मेरे ख्याल से अगर हम बॉलिंग के ऊपर देखें तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, वो तो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक चॉइस है, हारिस रऊफ ऑटोमेटिक चॉइस है। और जहाँ तक बात है इनकी इनकी जो थर्ड सीमर है, उसमें आप ट्वीट भी कर चुके हैं इस बारे में, और हमने पहले भी डिस्कशन किया कि मेरे ख्याल से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जमान खान के अलावा खिलाएं। इसके ऊपर आप ज़्यादा ज़्यादा तफसील से बात कर सकते हैं। तो जमान खान एक हो गया, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, तो ये 3 फास्ट बॉलर, चौथे राशिद खान, तो 4 तो बॉलर ये हो गए। और पांचवा जो बॉलर का कोटा है वो हफीज, डेविड वीसे और कामरान गुलाम पूरा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनकी बॉलिंग लाइनअप होगी। क्या जी ख्याल है आपका इस जी, बारे में? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही इनकी बॉलिंग लाइन होगी, और कराची लेग्स में इनकी यही बॉलिंग लाइन बनती है कि इनका इमर्जिंग चूंकि जी आ रहा है जमान खान, उसके साथ आ जाएगा हारिस सुहेल, सॉरी, हारिस रऊफ, और साथ आ जाएगा शहनशाह अफरीदी। 3 ये फास्ट बॉलर, स्पोर्टिंग फास्ट बॉलर होगा डेविड विजे, और एक स्पिनर इनका जो होगा वो राशिद खान, और साथ कामरान गुलाम और
हफीज जो है ना वो स्पोर्टिंग स्पिनर्स होंगे। अच्छा, ये तो वो हो गई इनकी बॉलिंग जी लाइनअप। और इनकी बॉलिंग लाइनअप अगर तो जमान खान अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी और डिसेंट बॉलिंग लाइन है। अच्छा, अब मैं आपसे जो मैं इसके ऊपर तो वजात थे मुझे वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। कि देखें, मेरा इस पे ये है कि कराची लेग में चूंकि आपको पता है कि स्पिनर्स को लास्ट टाइम भी हेल्प कम मिली थी, ज्यादा इन्हिसार था जो फास्ट बॉलर्स के ऊपर था। अब अगर मुखालिफ टीम आके आपके फास्ट बॉलर्स को अटैक करने का प्लान लेके आती है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, आप नई बाल से शहनशाह अफरीदी को सिर्फ मेरिट पे खेलें, उसके बाद आप अटैक कर दें जमान खान के ऊपर। अगर जमान खान के ऊपर अटैक होता है, और जमान खान चूंकि अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम टैलेंटेड है, बच्चा वो बहुत टैलेंटेड है और उसके पास स्किल्स भी हैं। अगर जी जमान खान के ऊपर जी अटैक होता है जी और जमान खान के बाद अब अगर आप बैकअप बॉलर लेके आते हैं, फास्ट बॉलर विजे विजे को, डेविड विजे को उसका बैकअप के तौर पे, क्योंकि हारिस को तो आपने मेनली यूज करना है जाके 1 2 ओवर के बाद डेथ में। तो अगर जी उसको बिल्कुल जमान के ऊपर अटैक होता है तो उसके बाद आप लेके आएंगे विजे। तो जो विजे है वो एक एवरेज बॉलर है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है। तो इसका मतलब है उन दो पे फिर जी बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने फिर विजे पे भी अटैक करना है। तो इसका मतलब है ये वीक लिंक खुल जाएगा आपको। अब अगर मैं ये कह रहा था कि लाहौर कलंदर ने जो इमर्जिंग प्लेयर में जो गलती की है वो ये की है कि इन्होंने चाहिए था कि जो एक इन्होंने 3 इमर्जिंग रखे हैं, मुआज खान को भी इमर्जिंग में लिया है या फरीदून को जो लिया है, इनको चाहिए था कि एक बैट्समैन इमर्जिंग में लेते। कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर ये क्या करते कि फिर ये ऊपर एक इमर्जिंग में बैट्समैन खिला लेते और नीचे तीसरा जो फास्ट बॉलर था वो शामिल कर लेते आकिफ जावेद को, जो कि बहुत अच्छा सीमर है, जी नई बाल से मतलब बहुत अच्छी सीम करता है। ठीक है, अच्छा, एक तो मेरा पॉइंट ऑफ ये था। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये बड़े वन डायरेक्शन डायमेंशन चले गए हैं, अब इनको 10 के 10 मैच जमान खान को खिलाने पड़ने हैं और फिर दुआ करनी पड़नी है कि ना तो उसका कोई फिटनेस इशू हो और ना वो अंडर परफॉर्म करे। उसकी वजह ये है कि देखें, जब राशिद खान आपकी 11 में मौजूद है, साथ 2 स्पिनर ऑलराउंडर भी मौजूद है, तो आप मुझे बताएं, क्या आप इमर्जिंग में दूसरा प्लेयर फरीदून खिला सकते हैं? 3 स्पिनर तो ऑलरेडी आपकी 11 में मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल उसका कोई मकसद जी रह जाता है फिर पीछे। अच्छा, फिर जी मुआज बिल्कुल खान राशिद खान के होते, अगर आप मुआज खान खिलाए तो वही फरीदून तरह उसकी भी कोई तुक नहीं बनता। फिर आपके पास एक ही इमर्जिंग रह जाता है, जमान खान। ठीक है, उसी को जी आपने खिलाना है और उसी के इर्द गिर्द आपने फिर अपनी जो है ना वो सारी कम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने इसलिए ट्वीट भी किया था कि ये लाहौर जो है ना ये मिस्टेक कर गए हैं। इनको एक कम से कम अपना कम्बिनेशन चेंज करने के लिए, देखिए ना, अगर ये चाहें, अब अगर ये चाहें लाहौर कलंदर कि जनाब इन्होंने चेंज करना है अपना, शहनशाह के साथ आकिब जवेद को सेकंड फास्ट बॉलर लेके आना है। ठीक है, तो अगर ये आकिफ जवेद को जी शहनशाह के साथ सेकंड फास्ट बॉलर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये अब हारिस रऊफ को तो ड्रॉप नहीं ना करेंगे, वो भी साथ ही होगा, 3 हो गए वो। जब वो 3 हो गए तो फिर ये इमर्जिंग किसको खिलाएंगे? अगर मतलब फिर इमर्जिंग खिलाते हैं जी जमान को तो 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे ये साथ रात, फिर तो ये टेल बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने एक गलती की है। जी बिल्कुल जी अच्छा, जी तो ये इन्होंने मेरे नजदीक एक गलती की है। जी अब मैं, जी अच्छा, एक और तरफ मैं जा रहा हूँ, इनके कुछ प्लेयर्स हैं जो उनको भी मतलब डिस्कशन में लेके आते हैं, जैसे ये इमरान रंधावा इन्होंने लिया है। वैसे जी कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, समीन राणा साहब का, तो वो कह रहे थे कि हमने अमाद भट्ट और इमरान रंधावा के दरमियान चॉइस थी, तो हमने इमरान रंधावा को सिलेक्ट किया। तो एक तो आप इस पे कमेंट करें कि क्या ये इनकी इमरान रंधावा को तरजीह देना इमाद भट्ट के ऊपर, आप इसको क्या कैसा लेते हैं और ओवरऑल कॉम्बिनेशन में ये कहाँ फिट होगा? मेरे ख्याल से तो अमाद बट बेटर ऑप्शन थे, क्योंकि उसकी बॉलिंग तो उनकी है अपनी जगह पे है, लेकिन एज अ फिनिशर, एज अ हिटर, वो जो है वो काफी अच्छी हिट कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर एक डायरेक्ट इनके दरमियान चॉइस थी तो डेफिनेटली अमाद बट बेटर ऑप्शन थे। पहली बात ये है।
दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि इनकी बॉलिंग वीकनेस जहाँ पे है वो डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि अगर 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 मैं किसी इनके साथ ओपोनेंट टीम में बैठा हूँ तो मुझे ये पता है कि 20 में से 12 ओवर तो इनके अच्छे हैं, जैसे शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए और राशिद खान हो गए, तो 12 ओवर तो इनके अच्छे हैं। तो अटैक जो होना है वो 8 ओवर्स पे होना है। अब वो अटैक जो 8 ओवर है उनके वीक लिंक हैं, और 8 में से जो ओवर्स करने हैं वो आपके जमान खान ने करने हैं, वीजे ने करने हैं और हफीज ने करने हैं। तो हफीज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर वो नई बॉल से बॉलिंग करते हैं शाहीन के साथ और अगर वो अपने 2-3 ओवर निकाल लेते हैं तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन, और सम टाइम वो कर भी सकते हैं, एबिलिटी उनके पास है, वो कर सकते हैं। और ये भी अगर आप नोट करें कि अब तो वो इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से शायद वो थोड़ी फ्रीडम से बॉलिंग करेंगे, उनको वो खतरा या डर नहीं होगा कि वो उनके ऊपर बैन भी लग सकता है। गुड तो पॉइंट, ये भी गुड, एक एक्सीलेंट ऑप्शन पॉइंट, आप, एक्सीलेंट पॉइंट। जी जी, तो उसमें तो वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम के साथ बॉलिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि नई बॉल इनकी शाहीन और हफीज शेयर करेंगे, और फिर जमान को और वीजे को मिडल ऑर्डर में यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि हारिस के मोस्ट मोस्ट प्रेफरेबली 2 से 3 ओवर एट द एंड वो करेंगे, डेथ ओवर उनके पास होंगे शाहीन के साथ, तो ये इनका बनेगा। लेकिन फिर वैसे भी 8 ओवर जमान को मैंने देखा है कि ओपोनेंट, नई बॉल भी वो अच्छी कर लेता है, ये जमान को शहीन के साथ जी नई बॉल दे सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक ऑब्वियस टारगेट तो होंगे जमान, क्योंकि एज अ ओपोनेंट अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपको पता है कि यार आपके पास 8 ओवर में ही आपने इनको वीक लिंक ढूंढना है और किसी किसी एक या दो बॉलर को आपने एक्सप्लॉइट करना है। तो वो तो ओपोनेंट जो टीम्स हैं वो जमान को डेफिनेट टारगेट करेंगी और उनके ऊपर जाएंगे। जमान को अपनी नर्व्स के ऊपर काबू करना पड़ेगा। आई थिंक जो चीज क्या होती है, जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, वो काफी मैटर करता है, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है वो उनको पता होता है कि जब जब वो प्रेशर में आते हैं तो कैसे हैंडल करेंगे। जो बच्चे इस तरह आ जाते हैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जो नए होते हैं, ऑब्वियसली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं कि जब वो अंडर प्रेशर आएंगे तो फिर हैंडल कैसे करेंगे। आपके पास एक अगर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है आपके सामने और आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या बॉल्स हैं, कैसे आपने स्ट्रेटजी, कैसे ओवर शुरू करना है और कैसे ओवर खत्म करना है, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आती है। तो वो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आई थिंक वीक लिंक आ जाएगा लाहौर कलंदर के पास। हाँ, देखिए मैं यही देख रहा था कि कुछ प्लेयर्स इनके पास ऐसे हैं कि मतलब ये उनको चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने 2 स्पिनर्स उठा लिए इमर्जिंग में, हालांकि जी ये चीज उस टाइम इनको देखनी चाहिए थी कि हम बस जी एक काफी है, अगर लेना भी था इनको ये देखना चाहिए था कि एक तो हमारी बैटिंग लाइन में 2 स्पिनर पड़े हैं अच्छे, तीसरा हमारा जो मेन वेपन है, जो प्लाटिनियम में प्लेयर उठाया हुआ है, वो भी स्पिनर है। तो हम इतने ज्यादा जो बच्चे स्पिनर उठा रहे हैं इमर्जिंग में, ये इनको हम किस तक जी किधर यूज करेंगे? ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने एक बैट्समैन लिया जी होता जिसको हम ऊपर, जिधर हमने सुहेल अख्तर को अगर रखा है, तो वो बैट्समैन मतलब बेशक वो बहुत आला क्वालिटी का बैट्समैन ना होता, ठीक है, जिस तरह मतलब वो ऊपर ये ले आते, तो नीचे फिर आप अटैक करवा सकते थे शहनशाह अफरीदी और उसके साथ आकिब जवेद के साथ अटैक करवाते, मिडल में आपका आ जाता जी राशिद बिल्कुल। खान स्पिनर्स के साथ आ जाता और डेथ में आपका हारिस रऊफ आ जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मतलब इस पार्ट पे इनसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर, और जी फिर दूसरा आपको पता है इस दफा मतलब कोविड का खतरा जो है ना वो बहुत बड़ा खतरा है। कोविड का जो खतरा है, किसी जी भी प्लेयर का पॉजिटिव आ सकता है किसी भी टाइम। तो अगर इसमें ये है कि देखें, आपको 10 के 10 मैच जो है ना हारिस रऊफ को खिलाने पड़ेंगे, शहीन शाह को खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बेंच के ऊपर लाहौर की जो मुझे कमजोरी सबसे बड़ी नजर आ रही है ना, लाहौर की बेंच स्ट्रेंथ बहुत कमजोर लग रही है राशिद भाई मुझे। अगर आपका शहीन शाह या हारिस रऊफ ये बेंच पे बैठते हैं, तो इनको रिप्लेस करने के लिए आपके पास बेंच के ऊपर इनका कोई मतलब करीब करीब भी नहीं इनके आता। अब आप क्या करेंगे? अब शहनशाह अफरीदी जी को और हारिस रऊफ को रिप्लेस करने के लिए आपके पास वो जो लड़का, क्या नाम है इनका, जो अभी बिग बैश लीग में खेल के आया लाहौर कलंदर का, दानियाल है। तो यहाँ तो आप जी उस जी। टाइम मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदे लेके आए होते, आपने सुहेल खान को लिया होता, तो वो भी आपने इस तरह की तरफ नहीं गए। तो ये इनके लिए मुझे एक कंसर्न है कि मुझे इनकी बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर लग रही है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आई थिंक ओवरऑल आपने जो पहले भी बात की कि ओवरऑल इनकी टीम अच्छी है, सिलेक्शन कंसिडरिंग कि जो पहले सीजन में करते रहे वो लोग उन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी जो स्क्वाड सिलेक्शन में इन्होंने वीकनेसेस छोड़ी हैं वो अपनी जगह पे कायम है। और उसकी जो मेन वजह वही है कि जब आपको अपने पीडीपी के लड़कों को अकोमोडेट करना पड़ेगा तो फिर आप स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आप लूज कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप वो लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे जो कि आप जिनको आप सेलेक्ट करके आप अपनी टीम जो वीकनेसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वाड सिलेक्शन में ये होता है कि आपने अपनी सारी वीकनेसेस कवर करनी होती हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके पास जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपको कवर करनी होती है। तो आई थिंक जो जो कमजोरी लाहौर की है, जो इवेंचुअली एट सम पॉइंट दे विल रियलाइज एट सम पॉइंट कि जो ये पीडीपी है, इट्स ऑल वेल एंड गुड अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब आप उनको आपने कुछ लड़के पीडीपी से लेने ही लेने हैं हर सूरत में, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथ के ऊपर, और इस साल भी नजर आ रहा है कि उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। लेकिन एज वी सेड बिफोर, ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो मेरे ख्याल से इज मच बेटर स्क्वाड देन द प्रीवियस ईयर्स, और शाहीन शाह अफरीदी के होने की वजह से ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बेटर होने की उम्मीद है। और मुझे ये फील हो रहा है कि ये साल शायद लाहौर कलंदर का सबसे बेस्ट सीजन हो, स्टार्टिंग फ्रॉम PSL 1 टू अंटिल नाउ। तो हो सकता है कि ये उनका शायद बेस्ट सीजन हो। ये मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी जी, मैं आपसे मैं इस लाहौर बात के पे बारे में? 100% मुत्तफिक हूँ। अगर मैं इनका स्क्वाड देखूं तो अगर इनके साथ कोई मिसहैप नहीं होता, कोई प्लेयर इनका अनफिट नहीं होता, कोई कोविड का सिलसिला नहीं आता, और इनके सारे मतलब फॉरनर प्लेयर्स इनके बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी जो फर्स्ट 11 है ना वो जबरदस्त है। ठीक है, फर्स्ट 11 में इनके पास जी दो जेन्युइन पेसर होंगे। ठीक है, एक इमर्जिंग है, एक जो है ना वो मिडिल में आके कटर मारने के लिए वीजे है। अगर कामरान गुलाम अच्छी बॉलिंग करता है, हफीज अच्छी बॉलिंग करता है, इनके पास मतलब 7 इनके पास जो है ना वो है बॉलिंग ऑप्शन है। तो 8 नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है, जी राजस्थान 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा। ठीक है, इनके पास ऊपर से आके अच्छी बैटिंग करने के लिए जो है ना वो मौजूद है, अपना टॉप ऑर्डर अच्छा मौजूद है, अच्छा मिडिल ऑर्डर है, फिनिशर्स भी इनके पास हैं। तो ओवरऑल इनका जो 11 बन रही है ना वो अच्छी 11 बन रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे अगर डाउट है इनकी किसी जगह पे तो वो बेंच स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्क्वाड पे है, लेकिन जो इनकी 11 बन रही है, क्योंकि आपको पता है 20 मेंबर का स्क्वाड है, तो 11 तो इनकी बहुत अच्छी बन रही है। जो इनकी फर्स्ट 11 बन रही है वो जी बहुत अच्छी बन रही है। और हमारी इनके साथ इस दफा हमदर्दियां भी हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर का अच्छा परफॉर्म करना, एक फैंस को उठा के रखना, वो इस ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं जी अपनी जी टीम में बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट की जो 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 दिल है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो असल रूह है, वो लाहौर से वाबस्ता है, और लाहौर का अच्छा खेलना, परफॉर्म करना ये बड़ा खुशाइंद होगा। तो एज अ इस्लामाबाद फैन मैं उनको विश तो करता हूँ कि अच्छा खेले, लेकिन ये विश नहीं करता कि वो जीत जाए। ठीक, तो कोई इसके अलावा अब कोई टेक्निकल ऐसा क्वेश्चन जो अब आप मतलब समझते हैं किसी प्लेयर्स के मुतल्लक, या मतलब पाकिस्तान स्पेशली लोकल प्लेयर्स के मुतल्लक अगर आप के ज़हन में है तो शो वाइंड अप करने से पहले। जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला शफीक का सीजन कैसा रहेगा? ये जो क्योंकि क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उसने टेस्ट डेब्यू बड़ा अच्छा किया, फिर आपका उसका फर्स्ट क्लास भी अच्छा, उसने जो थोड़े मैचेस खेले अच्छा किया है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक लेबल लगता जा रहा है कि रेड रेड बॉल की तरफ, उसकी तरफ एक टिल्ट जा रहा है कि रेड बॉल का प्लेयर है शायद। और अनफॉर्चुनेटली जो उसने T20 का डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है कि एज अ T20 क्रिकेटर आप कैसे देखते हैं अब्दुल्ला शफीक को, और आपके ख्याल से कैसे सीजन गुजरेगा उसका? देखिए, अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बैटिंग देखें ना, तो एक तो वो आपको पता है कि शॉर्ट पिच बहुत अच्छी खेलता है। उसके अलावा वो कदमों का इस्तेमाल स्पिनर्स को बड़ा अच्छा करता है। जी उसके अलावा वो कवर में जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारता है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा मतलब वो रूम लेके मारता है।
तो मुझे तो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर लिमिटेड ओवर क्रिकेट अच्छा क्रिकेटर होने पे कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर उसको अभी कोई प्रॉब्लम आई ना, तो वो उसको इधर नहीं आएगी, एशिया में उसे किसी भी फॉर्मेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जब एशिया से बाहर निकलेगा ना, अगर आप उसको देखें ना, तो उसका बैट थोड़ा सा ना अंदर को मुड़ रहा होता है, और वो बॉल को बहुत जल्दी मतलब अर्ली स्ट्राइक करता है अगले कदमों पे जाके, और बैट थोड़ा सा अंदर को जो है ना उसका बंद हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जब वो बाहर निकलेगा ना एशिया से, तो जब आउट स्विंग अच्छा बॉलर करने वाला होगा ना, तो वो उसको उसके फेस को जो है ना वो स्लिप की तरफ लेके जाएगी, बाहर को निकलेगी बॉल आपके। तो और खेलता भी बड़ा अर्ली है, उधर जाके जी उसको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान में अभी काफी लंबा सीजन है, मतलब अभी टेस्ट भी उसने खेलने हैं, लिमिटेड जी ओवर भी खेलनी है। तो चूंकि जब वो खेलेगा एक लंबा सीजन पाकिस्तान में, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ये चीज भी कवर कर लेगा बाहर जाने से पहले। तो मैं तो उससे मुतल्लिक काफी होपफुल हूँ कि जी इंशाल्लाह वो लाहौर कलंदर में अच्छा परफॉर्म करे। जी तो जी राशिद जी भाई मेरा ख्याल डेफिनेटली, है और हमारी अब दुआएं उनके साथ। आज हम वाइंड अप करते हैं। जी तो मेरी अपने नाजरीन से कल हम जो है ना ये शो अपलोड भी कर देंगे। तो ये है कि ये मतलब हमारा पहला शो था आज, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। ज़्यादा हम नहीं चाह रहे कि प्रोग्राम लंबा हो, तो कुछ पहलू जो है वो मतलब रह भी गए हैं या हमारे जहन से भी निकल गए हो शायद कोई। तो जो खामियां हो वो आप हमें ज़रूर बताएं इंशाल्लाह, ताकि जब हम बाकी टीम्स को डिस्कस करने लगें, तो वो फिर चीजें भी हम जो है ना वो जरूर डिस्कस करें। जी राशिद भाई। थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट शो में। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।